हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। और दोस्तों, आप सभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक्स की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी एग्जाम में। तो उसी को देखते हुए चलिए, पहला प्रश्न है कि भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। तो भारत में जो मुद्रास्फीति को मापा जाता है वह थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नाबार्ड NABARD का पूर्ण रूप क्या है? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म जो होता है ना, वह होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। नाबार्ड का स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ये बात याद रखिएगा। नाबार्ड, देखिए याद करने का तरीका है कि नाबार्ड में 6 अक्षर है, इसलिए छठी पंचवर्षीय योजना ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है। तो नाबार्ड का स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, यानी RBI के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में 1934 के भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट के तहत हुआ था। ठीक है। और यह यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसका स्थापना किया गया था। 1949 ईस्वी में पहली बार इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि फिलिप्स वक्र, देखिए आपसे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछता है, एक फिलिप्स वक्र पूछता है, एक लॉरेंज वक्र पूछता है। ठीक है। तो फिलिप्स वक्र आपसे यहाँ पूछ रहा है कि फिलिप्स वक्र का संबंध किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? तो जो फिलिप्स वक्र होता है ना, वह मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। फिलिप्स वक्र याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो, तो बैंक दर किसे कहते हैं? तो बैंक दर जो होता है ना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों पर ली जाती है। तो यही होता है नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को जिस रेट पर देती है लोन, उसी को बैंक दर बोलते हैं। ठीक है। और एक रिवर्स बैंक दर भी होता है, मतलब उसमें क्या होता है कि कॉपरेटिव बैंक जो होता है ना, या कमर्शियल बैंक होते हैं, वो RBI को देते हैं, जिसको रेपो रेट बोलते हैं और रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? तो मौद्रिक नीति का काम है जो RBI ही करता है, तो ये उद्देश्य नहीं बताना है। तो मौद्रिक नीति का जो है ना, आय एवं परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण करना, यह मौद्रिक नीति का काम नहीं है। ठीक है। बाद बाकी मूल्य स्थिरता, आर्थिक स्थायित्व और विदेशी विनिमय दर पर स्थिरता, यह काम मौद्रिक स्थिति का है। बाकी आय एवं परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण करना उसका मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि किसी सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है? यदि किसी सैद्धांतिक रूप से आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि। इसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। अगला प्रश्न है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना किसकी थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो अपनाई गई थी विकास व्यूह रचना, वह आपका औद्योगिक विकास और उन्मुख वृद्धि था। ठीक है। और आपसे पूछे कि पंचवर्षीय जो योजना भारत में लागू की गई थी वह 1950 ईस्वी में 15 मार्च को किया गया था। 1950 से शुरू हुआ था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना। लेकिन यह किस देश से लिया गया था? तो यह लिया गया था आपको रूस के देश से। रूस देश के संविधान से, रूस देश से यह पंचवर्षीय योजना भारत में आया था। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि 10वीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में अर्थव्यवस्था के वार्षिक विकास दर क्या रखी गई थी? तो 10वीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में अर्थव्यवस्था के वार्षिक विकास की दर क्या रखी गई थी? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य में जो विकास जो दर था वह आपका 7% रखा गया था। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तो किस पंचवर्षीय योजना में 12 पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था? ठीक है।
ये बात याद रखिएगा। तो किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तो यह आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में अधिक तीव्र एवं ज़्यादा समावेशी वृद्धि या समृद्धि में जोर दिया गया था। ठीक है। अधिक तीव्र एवं ज़्यादा समावेशी समृद्धि पर जोर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी। तो बताना है कि देश में ज़्यादा समृद्धि दर जो प्राप्त की गई थी किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो यह आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या है या क्या था? ठीक है। अभी पंचवर्षीय योजना जो है बंद करके उसके जगह पर क्या हो गया, योजना आयोग की जगह पर आपका नीति आयोग लागू कर दिया गया। तो उद्देश्य तो वही है, सेम टू सेम, लेकिन नाम बदल दिया गया है। तो यह आपका हो जाएगा भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का जो मुख्य उद्देश्य है स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम करना। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो यह लिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और इसी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत देश में जितने भी औद्योगिक लगे और इंडस्ट्री लगा, ये सब भारी उद्योग द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही लगा था। मतलब मोस्टली द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही लगा था। अगला प्रश्न है कि भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जिसे 1944 ईस्वी में भारत के मुख्य पूंजीपतियों के एक व्यापक प्रतिनिधि समूह द्वारा तैयार किया गया था, को लोकप्रिय रूप से किस योजना के नाम से जाना जाता है? तो इसको बॉम्बे योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बॉम्बे योजना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उस डैश अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है। तो यह आपका इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा सरकार। सरकार उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना सरकार ही बनाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना रोलिंग प्लान? ये भी बात याद रखिएगा, कहीं कहीं आपको अनवरत देगा लेकिन रोलिंग नहीं देगा, तो दोनों याद रखना है। अनवरत योजना रोलिंग प्लान को लागू किया गया था। तो किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान को लागू किया गया था? तो यह किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित कौन से कारण हो सकते हैं? ऑप्शन है उपभोक्ता की आय में वृद्धि, समृद्धि वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी कारण हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? तो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह आपका मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है? अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर आप लोग लिखिएगा कि वीडियो बहुत अच्छा है, और 100 में कितना नंबर आ रहा है ये भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। दोस्तों एक बात और, अगर कोई भी त्रुटि हो जाती है, अगर आपको लगता है कि नहीं इसका जो मिस्टेक हुआ है, तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। और एक बार ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई त्रुटि होती है तो उसको सुधार कर उसमें पिन कमेंट बॉक्स में उसका डाल दिया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आगे का प्रश्न देखते हैं कि हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो हस्तांतरण मूल्य का संबंध इसमें से कर एवं लेखांकन से है। हस्तांतरण मूल्य का संबंध कर एवं लेखांकन से है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में क्या होता है? तो चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में जो परिवार विक्रेता होता है और फर्म जो होता है ना वह खरीदार होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी उत्पाद की बिक्री में अप्रत्याशित वृद्धि डैश की ओर ले जाती है। तो किसी उत्पाद की बिक्री में अप्रत्याशित वृद्धि किसकी तरफ ले जाएगी? तो यह आपका अनियोजित इन्वेंट्री का विसंचय के तरफ जाएगी। ठीक है। मतलब नियोजित नहीं है। अगला प्रश्न है कि मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मांग में कमी होगा और आपूर्ति में वृद्धि होगा तो संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो संतुलन कीमत घट जाएगा। अगर मांग में कमी हो जाए और आपूर्ति में वृद्धि हो जाए तो संतुलन कीमत पर
जो संतुलन कीमत होगा वह घट जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि उस ग्राफ को क्या नाम दिया गया है जो दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दर्शाता है जो एक उपभोक्ता दिए गए बाजार मूल्यों और विशेष आय स्तर के भीतर आर्थिक दृष्टि से वहन कर सकता है। तो इसको बजट रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? बजट रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? तो राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है तो यह आपका व्यापार नीति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यापार नीति हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया था? तो रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया था 2017 ईस्वी में। और रेल बजट को आम बजट से अलग कब कर दिया गया? तो यह 1924 और 1925 के बजट में अलग कर दिया गया था। और उस समय समिति जो था वह एक वर्थ समिति था और इसी एक वर्थ समिति के सिफारिश पर केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया था और फिर 2017 में एक कर दिया, यानी 92 साल लगभग इसको लग गया एक होने में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन उद्देश्य नहीं है? पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन, धन और आय का नियोजित वितरण। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कटौती प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या? तो ऑप्शन इसका जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा सत्ताधारी दल की कार्यवाही को रोकना। यानी कटौती प्रस्ताव का मतलब होता है कि सत्ताधारी दल की कार्यवाही को रोकना। अगला प्रश्न है कि बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? बजट, तो बजट का जो हिसाब किताब का जांच होता है भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? तो यह सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा करती है। सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा बजट के हिसाब किताब की जांच करती है। ठीक है, और बजट शब्द का एक बार भी प्रयोग भारतीय संविधान में नहीं हुआ है। ठीक है, बल्कि इसके जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण का शब्द आया है। ठीक है, और बजट का मतलब होता है चमड़े का थैला। अगला प्रश्न है कि लेखा अनुदान का अर्थ है। लेखा अनुदान का क्या अर्थ होता है? तो लेखा अनुदान का जो अर्थ होता है वह होता है कि बजट पारित होने तक लंबित धनराशि का विनियोग करना। तो लेखा अनुदान का मतलब होता है कि बजट पारित होने तक लंबित धनराशि का विनियोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार के लिए कर राजस्व के निम्नलिखित महत्वपूर्ण स्रोतों पर विचार करना है। एक में है आपका निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर, सीमा शुल्क, संघ उत्पाद शुल्क। निम्नलिखित में से कौन सा सकल कर राजस्व के संदर्भ में सही अवरोही क्रम में है? तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा आपका एक पहले हो जाएगा निगम कर, उसके बाद आपका निगम कर के अलावा अन्य पर कर, उसके बाद हो जाएगा संघ उत्पाद शुल्क, उसके बाद आ जाएगा सीमा शुल्क। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का अर्थ क्या है? तो वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का क्या अर्थ है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जिस दर पर राज्यों और केंद्रों के लिए कर राजस्व जीएसटी से पहले समान रहेगा। जिस दर पर राज्यों और केंद्रों के लिए जो टैक्स है राजस्व जीएसटी से पहले के लिए समान रहेगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो यह आपका 31.16% था। अगला प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि से निम्नलिखित देश के विकास में गंभीर अड़चनें आई है। तो यह आपका हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक विकास में गंभीर अड़चनें आई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से किस भारतीय राज्य का स्थान उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्य का स्थान उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा आपको बताना है। तो यह आपका महाराष्ट्र हो जाएगा और जनसंख्या तीसरा स्थान बिहार का हो जाएगा। अगर बिहार से अगर जनसंख्या ना पूछ के आपसे पूछे कि दोस्तों जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा किस राज्य का जनसंख्या घनत्व है? तो बिहार का है।
और प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर पर 1106 व्यक्ति निवास करता है बिहार में, और सबसे कम 1 किलोमीटर स्क्वायर पर 17 व्यक्ति निवास अरुणाचल प्रदेश में करता है। अगला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो बताना है कि सबसे कम आपको बताना है, तो ये आपसे हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल में है और सबसे कम है हरियाणा में। और लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो शिशु मृत्यु दर सबसे कम किस राज्य का है, तो यह है केरल राज्य का शिशु मृत्यु दर सबसे कम है और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल राज्य का ही है। अगला प्रश्न है कि निम्न कारण से जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में श्रम की भागीदारी कम है, निम्न कौन सा कारण है। तो ये आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। ठीक है, कीमत की तुलना में मजदूरी कम होने के कारण सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी का जो हिस्सा है वह कम है। अगला प्रश्न है कि वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं। तो वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है, तो उसको समान स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समान स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन महिलाओं के लिए आय उत्पादक कार्यक्रम नहीं है। महिलाओं के लिए आय उत्पादक कार्यक्रम नहीं है, तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा आपका एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम या महिलाओं के लिए आय उत्पादक कार्यक्रम नहीं है। अगला प्रश्न है कि पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है, यानी राष्ट्रीय आय किसको किसको जोड़ने और किसको किसको घटाने पर प्राप्त होता है। तो जो राष्ट्रीय आय होता है ना, वह बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर और सब्सिडी को जोड़कर राष्ट्रीय आय प्राप्त किया जाता है और यह राष्ट्रीय आय निकाला जाता है। अगला प्रश्न है कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी। तो बताना है कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी। तो यह किया था VKRV राव। क्या किया था, VKRV राव ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है। तो भारत में जो अधिकांशतः बेरोजगारी है वह कौन से प्रकार की है। तो भारत में जो अधिकांशतः बेरोजगारी है ना, वह आपका संरचनात्मक है। क्या है, संरचनात्मक बेरोजगारी है। अगला प्रश्न है कि GDP सकल घरेलू उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के जो खोजकर्ता है वह आपका उम्बेर्टो सुल्पासो है। कौन है, उम्बेर्टो सुल्पासो। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सकल घरेलू उत्पाद को किसके रूप में परिभाषित किया गया है। तो सकल घरेलू उत्पाद को जो परिभाषित किया जाता है वह किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी GDP मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत कौन है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है। तो चलिए इसका बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में, सूचकांक में 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है। सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया गया है। सूचकांक में 10 प्राचल शामिल है और प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया गया है। तो यहाँ सही आपको गलत बताया गया है। इसमें कौन सा गलत है, तो बहुआयामी सूचकांक के बारे में कि प्रत्येक प्रांचल को समान भार दिया गया है, यही आपका गलत है। बाद बाकी सूचकांक में 3 आयाम शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर है, सही है। सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया गया, सही है। और सूचकांक में 10 प्राचल शामिल है, ये तीनों सही है। जबकि डी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि प्रत्येक प्रांचल को समान भार दिया गया है, यही गलत है। अगला प्रश्न है कि आत्मनिर्भरता का सूचक क्या होता है या क्या है। तो आत्मनिर्भरता का जो सूचक होता है वह होता है कि उन वस्तुओं के आयात से बचना जिनका उत्पादन देश में किया जा सकता है। उन वस्तुओं के आयात से बचना जिनका उत्पादन देश में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि वस्तु एवं सेवा कर यानी GST में निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल नहीं है।
तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, इसमें से कौन से कर को शामिल नहीं किया गया है, तो इनमें से सीमा शुल्क को शामिल नहीं किया गया है, जबकि उत्पादन शुल्क, मूल्यवर्धित शुल्क और सेवा कर को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि जीएसटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि जीएसटी नेटवर्क का गठन कंपनी अधिनियम के तहत किया गया था। तो जीएसटी सबसे पहले फ्रांस देश में 1954 में लागू हुआ था और भारत इसको 2017 में अपनाया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है, कौन सा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है, तो सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र, जिसको सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जो नौकरी पेशा है वह सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान देता है। अगला प्रश्न है कि सेनवेट का संबंध किससे है, सेनवेट का संबंध किससे है, तो सेनवेट का संबंध उत्पाद शुल्क से है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है, तो अप्रत्यक्ष कर नहीं होगा तो प्रत्यक्ष कर होगा, तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा आपका धन, यानी जो धन टैक्स होता है ना, ठीक है, वह आपका प्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि शंघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका गठन 2001 में हुआ था, भारत इसका सदस्य नहीं है, इसमें 8 शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें जो सही हो जाएगा आपका केवल 1 और 3 हो जाएगा सही। ठीक है, भारत का सदस्य नहीं है, ये इसमें सदस्य है, तो 1 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है, तो कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है, तो यह आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। ठीक है, IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है IMF का स्थापना 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत हुआ था और विश्व बैंक का भी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक विकास केंद्र बानमौर मध्य प्रदेश के किस जिला में स्थित है, तो औद्योगिक विकास केंद्र बानमौर मध्य प्रदेश के किस जिला में स्थित है, तो यह मुरैना जिला में स्थित है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। ठीक है, बिहार में 38 जिला है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो सेबी का स्थापना 1988 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय कहाँ है आपको बताना है, तो मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में है। अगला प्रश्न है कि प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम के तहत भारत सरकार ने किस स्टॉक एक्सचेंज का सबसे पहले मान्यता दी थी, तो प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम के तहत भारत सरकार ने किस स्टॉक एक्सचेंज को सबसे पहले मान्यता दी थी, तो यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को दिया था और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही सबसे पहले भारत में 1944 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, 8 उद्योगपतियों के द्वारा। और आगे देखते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर पहला एक्सचेंज ट्रेडेड इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किस वर्ष कारोबार किया गया था, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर पहला एक्सचेंज ट्रेडेड इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किस वर्ष किया गया था, तो यह आपका 2000 ईस्वी में किया गया था। और अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ है, VBI प्रश्न है, हमेशा एग्जाम में, SSC के एग्जाम में तो हमेशा पूछा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ क्या होता है, तो यह होता है कि वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात कर देना। ठीक है, मतलब कम दाम पर खरीद के बाद में बेच देना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के 8 मुख्य उद्योगों में शामिल नहीं है, यानी कोर सेक्टर 8 है मुख्य उद्योग, उसमें से कौन शामिल नहीं है, तो यह आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका कपास, या कोई कोर सेक्टर नहीं है, जबकि इस्पात, उर्वरक और प्राकृतिक गैस 8 मुख्य उद्योगों में आते हैं। अगला प्रश्न है कि NPCI का पूर्ण रूप क्या है, जो भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक संगठन है, तो NPCI का फुल फॉर्म, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि औद्योगिक क्षेत्र पर
नीतियों के प्रभाव की पहचान करने के लिए एक अच्छा संकेतक क्या है? तो एक अच्छा संकेतक हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि होना। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संगठन सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य आपको बताना है इसमें से कौन नहीं है। तो जो म्यांमार नहीं है, म्यांमार के जगह पर मालदीव है, ठीक है, मालदीव। और एक बता देते हैं आप यहाँ MBBSPINA याद करने का आपको एक ट्रिक बता देते हैं। तो यह है मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान 2008 में इस सार्क संगठन से जुड़ा था, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है। तो नेपाल, म्यांमार याद रखिएगा कि म्यांमार नहीं है, म्यांमार का जगह पर मालदीव है, याद रखिएगा मालदीव, क्योंकि दोनों एम से ही आता है, इसलिए म्यांमार को आपका पड़ोसी देश है, इसको भूल जाइएगा कि ये म्यांमार नहीं है इसमें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्योग को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? तो कौन सूक्ष्म उद्योग को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? तो यह आपका संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं या से नहीं होगा तो वह सूक्ष्म उद्योग को आंशिक रूप से परिभाषित करेगा। और जो 1 करोड़ से ऊपर हो जाएगा तो वो सूक्ष्म उद्योग उद्यम के रूप में नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में औद्योगिक प्रदर्शन को मापने के लिए औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक जारी करती है? तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी कौन करता है? तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक औद्योगिक विकास के लिए पहल नहीं है? तो औद्योगिक विकास के लिए इसमें से पहल कौन नहीं है? तो यह हो जाएगा डिजिटल इंडिया, ठीक है। जबकि मेक इन इंडिया, कारोबार में सुगमता, स्टार्टअप इंडिया, ये सब औद्योगिक विकास के लिए एक पहल है, जबकि डिजिटल इंडिया औद्योगिक विकास के लिए पहल नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उपभोग मूल्य सूचकांकों पर विचार करना है। तो उपभोग मूल्य सूचकांकों पर विचार करना एक में है कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और शहरी श्रमेतर कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो यह किसके लिए लाया गया था? तो यह आपको बताना है। तो यह हो जाएगा शहरी श्रमेतर कर्मचारियों के लिए, शहरी श्रमेतर। यह हो जाएगा कि ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए केवल ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा शहरी श्रमेतर कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसी के लिए उपभोग मूल्य सूचकांक लागू किया गया था। यह CSO के द्वारा संकल्पित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2006 के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में मध्यम उद्योगों के लिए निर्धारित निवेश सीमा है? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006, ठीक है, के तहत विनिर्माण क्षेत्र में मध्यम उद्यमों के लिए निर्धारित निवेश सीमा है। तो यह आपका जो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए से कम। अगला प्रश्न है कि नई औद्योगिक नीति जो 1991 ईस्वी में आया था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण पर ध्यान केंद्रित किया था, सही बात है। इसने देश में विदेशी निवेशों की सीमा में ढील दी, ठीक है, ये भी आपका सही है। इसने एक औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति शुरू की थी, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। मनमोहन सिंह के सरकार के समय में आता यही लाए थे मनमोहन सिंह, और उस समय PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है कि उद्योग जिसके लिए छोटे पूंजी आधार की आवश्यकता होती है कहलाता है। तो उद्योग जिसके लिए छोटे पूंजी आधार की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको लघु उद्योग कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में हमारी आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा का दूसरा स्रोत है? तो हमारी आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा का दूसरा स्रोत इसमें से कौन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विकास की नेहरू महालनोबिस मॉडल रणनीति की विशेषता नहीं है? तो नेहरू महालनोबिस मॉडल
रणनीति की विशेषता नहीं है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन है कि पूंजीगत माल उद्योगों का विकास, अर्थव्यवस्थाओं में राज्यों की प्रमुख भागीदारी, सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक विनियमन और विनिवेश। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक विनियमन और विनिवेश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि विनिवेश से आप क्या समझते हैं? विनिवेश आखिर कहते किसको है? तो विनिवेश उसको कहते हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अपनी इक्विटी का कुछ हिस्सा जनता को बेचकर निजीकरण को विनिवेश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? तो भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? तो यह राजा जे चिलैया समिति के सिफारिश पर सेवा कर को लागू किया गया था। और बलवंत मेहता समिति तो द्विस्तरीय पंचायत दिए थे। ठीक है, द्विस्तरीय पंचायत दिए थे बलवंत राय त्रिस्तरीय पंचायती का ये दिए थे। और द्विस्तरीय अशोक मेहता था। कौन, उसका नाम क्या था? अशोक मेहता। सॉरी फॉर दैट दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत में सेवा कर किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारत में सेवा कर जो लागू किया गया था यह किया गया था 1994 से 95 में। भारत में सेवा कर किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1994 से 95 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रत्यक्ष विदेशी में निवेश शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रत्यक्ष विदेशी में निवेश शामिल नहीं होगा? तो यह जो हो जाएगा इसका सही उत्तर पोर्टफोलियो निवेश। पोर्टफोलियो जो निवेश होता है वह प्रत्यक्ष विदेशी में शामिल नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर नगर निगम की आय का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है? तो इसमें से बताना है कि कौन सा कर नगर निगम की आय का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आयकर, इनकम टैक्स। अगला प्रश्न है कि सरकार द्वारा वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य पर लगाई जाने वाली उच्चतम सीमा को क्या कहा जाता है? तो सरकार द्वारा वस्तु या सेवाओं के मूल्य पर लगाई जाने वाली उच्चतम सीमा को क्या कहा जाता है? तो उच्चतम सीमा को मूल्य समायोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल्य समायोजन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में रेपो दर की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में रेपो दर की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण आपका इसमें से ऑप्शन नंबर हो जाएगा संपत्ति कर। संपत्ति कर जो है ना यह प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि वह स्थिति जिसमें बाजार की आपूर्ति बाजार की मांग से मेल खाती है। तो वह स्थिति जिसमें बाजार की आपूर्ति बाजार की मांग से मेल खाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा संतुलन। क्या कहते हैं? संतुलन कहते हैं। देश के भुगतान संतुलन में कौन कौन शामिल होता है? तो किसी भी देश के भुगतान संतुलन में वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार और पूंजीपतियों और भुगतान, बचत और निवेश। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2, वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार और पूंजी प्राप्तियों का भुगतान। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मांग की कीमत लोच शून्य होने यानी जीरो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या तात्पर्य है? तो मांग की कीमत लोच शून्य होने का क्या तात्पर्य है? तो इसका जो तात्पर्य है कि कीमत में जो भी कुछ परिवर्तन हो मांग में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसी को लोच शून्य मांग कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ऐसी समविष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होता है न हानि को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उसको सहभोजिता कहते हैं। ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न तो लाभ होता है न हानि उसको सहभोजिता कहा जाता है। क्या कहता है? सहभोजिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र को किसके अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जाता है? तो अर्थशास्त्र को किसके अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जाता है? तो यह किया जाता है समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन किस प्रकार से कर रहा है उसी तरह अर्थशास्त्र को परिभाषित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री के द्वारा की गई थी?
तो भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा जो किया गया था, यह बीपीसी उस समय वित्त मंत्री थे, वहीं दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किए थे। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में सम्मिलित हो सकता है। तो एनपीएस में कौन सम्मिलित हो सकता है, तो एनपीएस में राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना किए जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए हैं, वह सभी एनपीएस में शामिल किए जा सकते हैं। यह 2004 के बाद जो भी नौकरी में आया सभी को एनपीएस कटता है। अगला प्रश्न है कि किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी यानी सोशल कैपिटल के भाग के रूप में समझा जाएगा। यानी सोशल कैपिटल किसे कहा जाता है, तो जो सोशल कैपिटल होता है ना, वह आपका समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का एक स्तर होता है। समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का एक स्तर को सोशल कैपिटल कहा जाता है, सामाजिक पूंजी। अगला प्रश्न है कि 8 मूल उद्योगों के सूचकांक इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा विद्युत उत्पादन। विद्युत उत्पादन को कोर इंडेक्स जो 8 है उसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया गया है। प्रश्न है कि 2023 और 24 में रेलवे के लिए कितना पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया है। तो रेलवे के लिए जो पूंजी परिव्यय है ना, वह 2.40 लाख करोड़ रुपया है। 2.40 लाख करोड़ यह रेलवे के लिए पूंजी परिव्यय किया गया है। और वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार दर को 37% से घटाकर कितना करने की घोषणा हुआ है, तो यह आपका 25%, ठीक है, 12% घटाया गया है। अगला प्रश्न है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट पेश किया। तो 2023 के बजट भाषण में सीतारमण ने कितने घंटों तक बात किया, तो यह आपका 1 घंटा 25 मिनट। और अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2023 में चालू वर्ष की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना है। तो आर्थिक वृद्धि का जो अनुमान है चालू वर्ष में वह आपका 7% है। अगला प्रश्न है कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा कितने से बढ़ाई जाएगी। तो अधिकतम जमा सीमा कितने से बढ़ाई जाएगी, तो यह आपका 15 से 30 लाख तक बढ़ाई जाएगी। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के परिव्यय को 66% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपया कर दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 2023-24 के बजट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय भारत का भी कितना है। तो यह 1,97,000 रुपया है। अगला प्रश्न है कि पहले चरण में 1 लाख प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण के साथ भारत श्री एक डिजिटल एपिग्राफी संग्रहालय में स्थापित किया जाएगा। तो श्री के लिए आई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो जो श्री है वह उसमें जो आई है वह किसके लिए है, तो वह है इंस्क्रिप्शन के लिए, इंस्क्रिप्शन के लिए। अगला प्रश्न है कि सरकार द्वारा बजट कहाँ पेश किया जाता है। तो सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया जाता है वह लोकसभा में किया जाता है और वार्षिक वित्तीय विवरण का जो अनुच्छेद 112 में विवरण किया गया है, यानी उसी को बजट कहते हैं। अगला प्रश्न है कि आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 9 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक के रुपए की आय के बीच आयकर स्लैब की दर कितना है। तो यह आपका 15% है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले टॉपिक को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर होऊंगा। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए और कमेंट में बताइए कि आप लोगों को 100 में कितना मार्क्स आया और आप लोग को वीडियो कैसा लगा। और अगर आप फिर भी चाहते हैं कि नहीं फिजिक्स हो गया तो बायोलॉजी बचा हुआ है, केमिस्ट्री बचा हुआ है, तो इसका भी 100 प्रश्न लेकर आइए, करेंट का लेकर आइए, तो एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा दोस्तों, क्योंकि अब एग्ज़ाम में मात्र 5 दिन रह गया है और आप लोग मन लगा के एग्ज़ाम तैयारी में लगे रहिए और सेटिंग के भरोसे नहीं रहिए। जो पढ़िएगा वहीं आपके काम आएगा। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।